नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गृह वाटिका लगाएं, अच्छी क्वालिटी की फल सब्जियां पाएं। गन्ने की पीढ़ी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए जरूरी सलाह। अगर आपके घर के आसपास थोड़ी सी भी जगह है तो आप वहां सब्जियों के साथ ऐसे फल उगा सकते हैं जिसके पौधे छोटे होते हैं। इस कार्य को करने में नहीं तो अधिक मेहनत की जरूरत है और ना ही अधिक खर्च आता है। तो आप अपने थोड़े से खाली समय का उपयोग करके अच्छी क्वालिटी की ताजी सब्जियां और फल आसानी से कैसे उगाएं, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अल्पना शर्मा से। पोषण वाटिका मतलब वो बगीचा जो कि आपको समुचित पोषण दे, जिसके द्वारा आपको विटामिन, खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर को मिल पाए, वो होती है पोषण वाटिका। तो आजकल ये कहा जाता है कि जो घर के पीछे जो खाली ज़मीन आपकी है, मान लीजिए थोड़ा सा आपका कोई ज़मीन पड़ा हुआ है, तो उसमें आप एक समुचित एक विधिवत तरीके से अगर क्यारियाँ बना के और उसमें हर तरह की सब्जियां, चाहे वो कंद वाली हों, चाहे वो पत्तेदार हों, चाहे वो फल वाली सब्जियां हों, चाहे वो बीन्स वाली हों, फली वाली, तो ये इस तरह की सारी सब्जियों को क्रमबद्ध तरीके से लगाया जाए जिससे कि साल भर आपको हर तरह की सब्जी खाने को मिले। आमतौर पर गांव या शहरों में घरों के आसपास कई लोगों के यहाँ थोड़ी खाली जगह रहती है जहाँ घर का कोई भी सदस्य थोड़ा समय निकालकर अपना श्रमदान करता है और बदले में अच्छी गुणवत्ता की फल सब्जियां तो मिलती ही हैं, स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। आप भी अगर गृह वाटिका स्थापित करना चाहते हैं तो एरिया और मौसम के हिसाब से फल और सब्जियां उगाएं। अगर मान लीजिए आपके पास जमीन नहीं है तो आप अपनी छत पे भी कई गमलों में, टायर्स में मिट्टी भर के, फिर बॉटल में मिट्टी भर के, इस तरह से कई तरह से आप इनको लगा सकते हैं विधिवत, और उससे आपको पूरे समय साल भर आपको सब्जियां समुचित रूप से मिलेंगी। छत पर खेती करने की अब कई तकनीकें आ गई हैं जिसमें छत को किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा और आप सब्जी फल आसानी से उगा सकते हैं। जैसे कि आजकल छतों पर थर्माकोल के बॉक्स में खेती का ट्रेंड बढ़ रहा है जिसमें कोकोपीट यानी नारियल का बुरादा और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके खेती की जा रही है। अब जैसा हम इसका क्रम सुन लें कि हमको कब क्या लगाना है, तो ठंडी के समय में जैसे रबी के सीज़न में हम लोग जितनी भी गोभी वर्गीय सब्जियां रहती हैं, चाहे वो ब्रोकली हो, चाहे गोभी हो, हरी गोभी हो, पर्पल गोभी हो, या फिर पत्ता गोभी, फिर गाजर, मूली, शलजम हो गया, मटर लगा लिया आपने, आलू लगा लिया और प्याज लगा दी, थोड़ा सा क्यारी में आपने लहसुन लगा लिया, तो ये सारी चीज़ें अपन लगाते हैं। और इसके संग में आप जितनी पत्तेदार भाजियां हैं, चाहे वो लाल भाजी हो, चाहे चौलाई की भाजी है, चाहे पालक, चाहे धनिया पत्ती, ये सारी चीज़ें आप इसमें लगाएं, टमाटर, बैगन, मिर्ची करके। इसके बाद जब हमारा आपका गर्मी का सीज़न आएगा, आपकी जायद की फसल लगानी है, तो उसमें आप जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं, चाहे कद्दू हो गया, लौकी, कुमड़ा, खीरा, ये सारी चीज़ों को लगा लें। और समय समय पर आप ये भी देखें कि उसमें आप पत्तेदार सब्जियों के लिए आप पालक हो गई, धनिया पत्ती हो गई, टमाटर हो गई, मिर्ची हो गई, ये सारी चीज़ों को भी आप क्यारी बना के उसमें लगा सकते हैं। अब खरीफ के मौसम में
हमको क्या लगाना है। तो खरीफ के मौसम में हम क्यारियाँ थोड़ी सी हम इस समय पे ध्यान रखें कि तना गलन वाली समस्या आती हैं सब्जियों में, तो हम ये ज़रूर करें कि क्यारियों को थोड़ा ज़मीन से ऊपर रखें और जब हम इसमें सब्जियां लगाएं तो उसको ट्राइकोडर्मा से पूरा ट्रीट करके, पूरा उसको विधिवत ट्रीटमेंट करके तभी हम सब्जियों का रोपा इसमें फिर से लगाएं। और हम जब हमको जो भी बेल वाली सब्जियां हैं, कुकर बिट्स वाली सब्जियां जो भी हैं, लौकी, खीरा, कद्दू, सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं। संग में आप थोड़ा बहुत आप पालक लगा लें, धनिया लगा लें और क्यारियाँ आपकी ऊंची रहेंगी तो आपको ये विधिवत मिलेगा, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। क्रमबद्ध है, किसी भी सीज़न में सब्जियां का आना आपके घर में रुकेगा नहीं, ये आपके घर से, आपकी बाड़ी से आपको मिलता रहेगा। तो समुचित पोषण आपके पूरे परिवार को मिलता रहेगा। तो पौधों के पोषण के लिए भी हमें जैविक चीज़ों पर ही बल देना है, किसी भी तरह का रसायन का उपयोग नहीं करना है। तो पोषण के लिए हम क्या उपयोग करेंगे, हम पकी गोबर की खाद डालेंगे इसमें, जो कि अच्छी तरह से पकी हो। अगर हम चाहें तो इसमें केचुआ खाद का उपयोग कर सकते हैं। केचुआ खाद भी पर्याप्त पोषण देता है, हर पोषक तत्व प्रदान करता है मिट्टी को। तो इस तरह की चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। साथ में जो भी हमारे घर में जो जैविक कचरा निकलता है, चाहे वो रसोई से निकल रहा हो, चाहे वो खेत खलिहान से निकल रहा हो जैविक कचरा, तो उनको हम एक गड्ढे में डाल के और उनको अच्छे से हम जो वेस्ट डिकम्पोज़र है उनसे तर करके और उसमें गोबर का थोड़ा सा उपयोग करके और फिर उसको हम 40 दिन में हम उसको अच्छे से खाद के रूप में परिवर्तित करके उसका भी उपयोग, हम अपने जैविक कचरे का भी उपयोग इस पोषण वाटिका में हम पोषण के लिए कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे जैविक घटक हैं जिनका उपयोग करने से हमारे पौधों को पर्याप्त पोषण मिलेगा और फिर जब पौधे पोषित होंगे तो वो हमको पर्याप्त पोषण देंगे हमारे शरीर के बाकी कार्यों के लिए। तो इस तरह से हम जैविक गृहवाटिका लगाएं और अपना पोषण सुधारें। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश में गन्ने की खेती प्रमुख रूप से नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और दतिया जिले में की जाती है और जिन किसान भाइयों को नई फसल की कटाई करके पेड़ी लेनी है वे समसामयिक प्रबंधनों को सही तरीके से करें, जिससे पेड़ी गन्ने से अधिक उपज ली जा सके। तो पेड़ी गन्ने से भरपूर पैदावार के लिए कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इसके बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं शैलेंद्र सिंह। आज किसान भाइयों आपको पेड़ी प्रबंधन की उत्तम तकनीक बताने जा रहा हूं। इसका प्रयोग करके आप अपने गन्ने के पेड़ी फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। पेड़ी रखने के लिए 5 बातों पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। सबसे पहली और मुख्य बात तो ये है कि फसल की कटाई उचित समय में करें, यानी टेम्परेचर अच्छा हो जाए, आपका 26 से 28 के बीच में आ जाए या 26 से 24 के बीच में आ जाए, तो उस समय इसकी कटाई करनी चाहिए। गन्ने की पेड़ी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए मुख्य फसल जब खेत में खड़ी हो तभी से कुछ प्रबंधनों को अपनाना होता है और इसमें भी कटाई के समय तो विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय थोड़ी सी लापरवाही से पेड़ी फसल का अंकुरण ठीक ढंग से नहीं होता। कटाई के लिए भी आपको पूरी तरह से ये ध्यान देना है कि इसके जो ये कल्ले हैं ये नीचे से निकलेंगे, तो ये जमीन की सतह से इसकी कटाई की जाए। जमीन की सतह से हमारा अर्थ ये है कि इसमें कोई भी ठूंठ छूटे ना, और जैसे ही ये कटाई होता जाए इस पे हम 20 ml इथोफोन 100 लीटर पानी में घोल बना के इनके कटे हुए भागों पे स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के बाद हम इसको जो है कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद इसका दूसरा काम होता है कि इसमें हम इनके किनारे इसकी गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद हम पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों को डालें। 1 हेक्टेयर के लिए 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, इसके साथ ही साथ 80 किलोग्राम फास्फोरस
और इसके साथ ही साथ पोटास 60 किलोग्राम और सल्फर 30 किलोग्राम अवश्य डालें, क्योंकि ये ही पौधों के आवश्यक पोषक तत्व हैं। फसल को पोषक तत्व अगर आप उचित मात्रा में नहीं देंगे तो उनका फुटाव या उनका उत्पादन घट जाएगा। तो पोषक तत्वों को हम डाल दें जिनकी कमी अब देखने में आई है, और 4 पोषक तत्व तो मुख्य रूप से है ही हैं, इनको तो आप डालें ही डालें। डालने के बाद हल्की सी सिंचाई कर दें। हल्की सी सिंचाई करने के बाद हम इनके बीज के स्थानों की एक बार गुड़ाई कर दें। जो सूखी पत्तियां इनकी निकली हुई है उसको खेत से बाहर ले जाएं, बाहर रख दें। बाहर रखने के उपरांत फिर इनको हम जब गुड़ाई कर लें तो एकांतर रूप से एक नाली को छोड़ के दूसरी नाली में उनका बिछा दें, ताकि उसमें खरपतवार का प्रकोप ना होने पावे। और ये सूखी बिछाई गई पत्तियों पे 4-10G पाउडर का बुरकाव कर दें, ताकि उसमें जो पहले की फसल के कीड़े मकोड़े हैं वो समाप्त हो जाए। नहीं तो वो अपने समय आने पे, उचित समय आने पे वो अपना प्रकोप फसल पे दिखाएंगे। और इसके साथ ही साथ हमको एक सबसे बड़ा जो काम करना है वो ये है कि इसको कुछ दिन के बाद हमको पता चल जाएगा कि हमारी गैप कहाँ कहाँ है, यानी एक क्लम्प से दूसरे क्लम्प के बीच में ज़्यादा स्थान ना होने पावे। इसके लिए हमको क्या करना है कि किनारे से ही एक नाली को ले लेंगे और इसके ही क्लम्प को पूरा उखाड़ के खाली स्थानों की भराई करेंगे। नए कल्लों से उसकी कोई भी वो न करें, यानी टुकड़े काट के बुआई न करें, क्लम्प ही उखाड़ के ले जाके उस गैप को भर दें। इस प्रकार आपका एक तरफ खेत थोड़ा खाली हो जाएगा जो दूसरी फसलों में प्रयोग किया जाएगा, और ये आपका पूरी तरह से खेत भर जाएगा और पौधे गन्ने की अपेक्षा आपको उत्पादन ज़्यादा प्राप्त होगा। इसके बाद जब आपका फसल थोड़ा बड़ा हो जाए, यानी आप कह लीजिए कि 8 से 10 पत्तियों को हो जाए, तो इस पे हमको एक स्प्रे भी करना जरूरी होता है, क्योंकि पौधों में पत्तियों के रस चूसक कीट जैसे पायरिल्ला है, ब्लैक बग है, ये भी लगते हैं, इनका भी प्रकोप होता रहता है। तो इसके रोकथाम के लिए आपको 400 ml क्लोरोपारीफास दवा 400 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ के क्षेत्रफल में इसका स्प्रे भी कराना आवश्यक होता है। इसके साथ ही साथ जब थोड़ी फसल और भी बड़ी हो जाए, यानी आप कह लें कि जून के अंतिम सप्ताह में या 15 जून के बाद, आप इसमें कोराजन दवा 150 ml 400 लीटर पानी में घोल बना के पौधों की जड़ों के पास ड्रंचिंग करा दें। ड्रंचिंग का मतलब ये है कि नोजिल जो स्प्रे मशीन है उसका नोजिल थोड़ा मोटा कर दें, और मोटा करने के बाद उसमें से बूंदे टपक टपक के नीचे जमीन पे पूरा भिगो दें, ताकि वो दवा पूरे प्लांट में जाके भर जाए। और जो उसका कीट होता है टॉप बोरर का, जो गन्ने की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसका नियंत्रण भी उसी के माध्यम से हो जाता है। अब आ जाता है हमारी बंधाई का। गन्ना बंधाई भी हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है कि गन्ना गिर जाने से 25 से 30% का नुकसान होता है, और उसमें जानवरों का कटाई में, लदाई में भी परेशानी आती है। तो इसलिए गन्ने को गिरने से भी बचाना है। इसलिए गन्ने में कम से कम 3 बंधाई आवश्यक है। अगर 3 आप नहीं कर पाते हैं तो 2 तो आवश्यक रूप से आपको करना ही चाहिए। तो पहली बंधाई आप कर लें, पहली बंधाई के बाद दूसरी बंधाई कैंची नुमा करके गन्ने की फसल को आप बहुत ही अच्छा तैयार कर सकते हैं। बंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर रायपुर, कबीरधाम, दुर्ग और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए कृषि कार्यों को करने के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश, जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, सही अंतराल पर साबुन से हाथ धोना एवं एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। किसान इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। गेहूं में दूसरी सिंचाई दौजिया कल्ले निकलने की अवस्था में बुआई के लगभग 40 से 50 दिन बाद करना चाहिए। दूसरी सिंचाई के दौरान नाइट्रोजन की तीसरी मात्रा का टॉप ड्रेसिंग करना जरूरी होता है। गेहूं में तीसरी सिंचाई
सुशांत अवस्था पर बुआई के लगभग 60 से 70 दिन बाद करें। इस समय रबी मक्का की बुआई के लिए उपयुक्त समय है, अतः जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वे जल्द से जल्द इसकी बुआई करें। दिसंबर माह में बोई गई मक्का की फसल इस समय 30 से 35 दिनों की होने की अवस्था पर है, इसलिए किसान खरपतवारों के नियंत्रण के लिए निदाई गुड़ाई का काम करें तथा पौधों के पास मिट्टी चढ़ाएं। समय पर बोई गई चने की फसल जब 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई की हो तो पौधों की खुटाई अवश्य करें। चने की फसल में पहली सिंचाई 40 से 45 दिन के बाद करना चाहिए। यदि फसल में कॉलर रॉट का प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो सिंचाई स्प्रिंकलर से करें। चने में इल्ली का प्रकोप होने की संभावना है, अतः इल्ली को हाथ से चुनकर नष्ट करें। वयस्क कीटों की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 नग प्रति एकड़ की दर से लगाएं। फेरोमोन ट्रैप में वयस्क कीटों की उपस्थिति के आधार पर NPV नामक जैविक कीटनाशक दवा 100 LE प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों में दूसरी सिंचाई फूल आते समय बुआई के 70 से 75 दिन बाद करनी चाहिए। सरसों की पत्तियों में इस समय सफेद फफोला या डाउनी मिल्डी रोग हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए किसान मेटालॉक्सिल 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। सरसों फसल के माहू, कीट, शिशु और वयस्क दोनों ही हानिकारक अवस्थाएं हैं। इस कीट के अधिक प्रकोप होने पर नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार 2 से 3 बार छिड़काव करें। रबी सूर्यमुखी की बुआई का समय आ गया है, अतः किसान भाई इसकी बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। सूरजमुखी की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 30 से 40 दिन बाद कर देना चाहिए। पहली सिंचाई के बाद नत्रजन की शेष मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। आलू में अगेती और पछेती अंगमारी का प्रकोप दिखाई देने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। सब्जियों में पत्ती खाने वाली इल्ली का प्रकोप दिखाई देने पर स्पाइनोसैड 150 मिलीलीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। आम में बौर आना शुरू हो गया है, अतः 50% बौर आने पर आम के बागों में 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई करें। लगातार पानी देने से बौर पत्तियों में परिवर्तित हो जाता है। केला और पपीते के पौध में सप्ताह में 1 बार पानी अवश्य दें एवं फूल आने की स्थिति में केला के पौधों में सहारा अवश्य दें। पशु बाड़े एवं मुर्गी के घर में यदि खिड़कियां न लगी हों तो ठंडी हवा से बचाने के लिए बोरे लटका दें। गाभिन गायों को गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में 10 से 15 किलोग्राम हरा चारा, 30 से 35 ग्राम खनिज लवण एवं 30 ग्राम साधारण नमक अवश्य खिलाएं। अधिक उत्पादन के लिए पशुओं को हरा चारा 25 से 30 किलोग्राम प्रतिदिन खिलाएं। हरे चारे एवं सूखे चारे का अनुपात 3:1 रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रायतपुर, जिला जबलपुर के अनिल कुशवाहा ने। आपने बैंगन की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बैंगन की फसल के ऊपर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं जो सामयिक समस्या है कि हमको अभी खेत में निदाई गुड़ाई करना है और खरपतवार को समूल नष्ट करने का हमारा प्रयास रहता है।
किसान भाइयों, बैंगन की फसल में इस समय खरपतवार नियंत्रण कर यूरिया की संतुलित मात्रा का प्रयोग कैसे करना है, आइए जानते हैं। क्योंकि ये जो खरपतवार हैं ये हवा, पानी, न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व हमारे भूमि में, मृदा में उपलब्ध है, उन सबसे प्रतिस्पर्धा करते हैं और हमारे मुख्य फसल का बहुत ज़्यादा हिस्सा ये जो है उपयोग में ले लेते हैं, जिससे मुख्य फसल को हानि होती है। तो इसको हटा देना खेत से बहुत ज़रूरी होता है। और हटा देने के लिए जो यांत्रिक विधियां हैं, जो यांत्रिक हमारे इक्विपमेंट्स हैं, यंत्र हैं, हम फावड़े से, खुरपी से और गेती से इसमें खेत में बढ़िया निराई गुड़ाई कर सकते हैं। यांत्रिक जो तरीके हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं खेती में, जिससे कि हम अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। ज़मीन के अंदर जो वायु संचरण है उसका प्रभावी आवागमन जो है वो बिना बाधित हुए बनाया जा सकता है अगर हम खरपतवार को हटा दें तो यांत्रिक तरीकों से। इसको हटाने के बाद जो मुख्य बात है वो ये है कि हम खेत में जो पोषक तत्व है उसकी आपूर्ति को बनाए रखें। बाकी जो शुरुआती खाद है, वो फर्टिलाइज़र है, उर्वरक है, वो तो हम दे चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं जो हमें यूरिया जिसे हमें शिफ्ट करके देना है। बेसल डोज में तो अपन दे चुके हैं और जो टॉप ड्रेसिंग का समय है इसमें भी अपन 2 बार दे सकते हैं। 30 दिन बाद अभी ज़रूरत होती है कि हम उसमें कुछ मात्रा जो है लगभग 30 से 40 किलो प्रति एकड़ डाल दें। इस मात्रा का उपयोग अभी अपन सिंचाई से पहले या सिंचाई के बाद कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि पाँव जो हैं वो खेत में जमने लगें, नमी बड़ी अच्छी हो। उसके बाद इसे भली भांति अच्छी तरीके से पूरे खेत में समान रूप से विस्तृत मात्रा में डाल दें। इसका उपयोग हमारी फसलें जो हैं वो कर सकती हैं। इसके अलावा बैंगन की फसल में सिंचाई की व्यवस्था कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। और सिंचाई भी आवश्यक हो तो ही आपको इसमें करना है। वैसे आवश्यक रहती है फलों की जो हम खेती करते हैं, सब्जियों की, तो इसमें तो हर 15 दिन में लगभग अंतराल से 15-20 दिन के हमको सिंचाई करते रहना चाहिए, नमी बनाए रखना चाहिए। तो अगर ऊपर से पानी आ गया है या ओस और कोहरे का प्रभाव है जिससे नमी आपकी कुछ ज़्यादा समय तक बनी रहती है, तो आप इस अंतराल को आवश्यक रूप से बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन खेती में नमी होना बहुत आवश्यक है। इस नमी को आप बनाए रखें और हर 10-15 दिन के अंदर जो है आप अंतराल में 20 दिन के अंतराल में अभी जैसा मौसम है तो आप सिंचाई की जो विधियाँ हैं उनका उपयोग करते रहें। इसमें कोशिश करें कि जैसे बहाव वाली पद्धति जो है जिसमें हम पानी भर के देते हैं अच्छी तरीके से कूड़ में, और जो फसल को अच्छे से मिल जाती है और बाद में मिट्टी चढ़ाने में भी अपनी जो कूड़ है वो बनती जाती है। बैंगन की फसल को तना और फल छेदक कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इसकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। अब जो महत्वपूर्ण सामयिक समस्या है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि कुछ कीड़े बीमारियों का प्रकोप आपको खेत में नजर आने लगा होगा। जैसे जैसे नमी का वातावरण बढ़ता है, पौधे में तना छेदक, फल छेदक जो होता है एक बहुत खतरनाक इल्ली होती है। इसका जो रहता है कि इसकी जो मादा है बहुत ज़्यादा अंडे देती है और यही अंडे आगे चल के लार्वी का रूप धारण करते हैं। और ये लार्वी जो है तने में तना छेदक के रूप में और फल छेदक के रूप में फूल के साथ होते हुए जो नया वो बनता है वहाँ फलों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ लार्वी जो है वो नुकसान करती है, अपने एक्सट्रैक्ट को छोड़ती है और फल सड़न जो है वो हमारा शुरुआत हो जाती है कि इनको हम पनपने ना दें अपने खेत में। प्रकाश प्रपंच का भी उपयोग कर सकते हैं। कुछ फेरोमोन ट्रैप्स हैं जिसमें आप इनको कैद कर सकते हैं और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। 1 हेक्टेयर में मेरे ख्याल से 8 से 12 फेरोमोन ट्रैप्स की ज़रूरत पड़ती है जो काफ़ी मात्रा में कंट्रोल कर लेते हैं। और फिर भी अगर ये नियंत्रित नहीं होते तो रासायनिक का जो सबसे अच्छी दवा है उसका नाम लेमडासाइलोथ्रिन है। लेमडासाइलोथ्रिन का उपयोग करें आप 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे अब आपका इंडोक्सा है, इंडोक्सा पार, थायोमेथेग्राम है, काफ़ी दवाइयाँ हैं जिनसे हम इनको नियंत्रित कर सकते हैं और 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम इनका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क